अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम इंग्लिश 511 का लेसन नंबर 2 कर रहे हैं, द कनेक्शन बिटवीन साइकोलिंग्विस्टिक एंड न्यूरो लिंग्विस्टिक। इस लेसन में हम लोग देखेंगे वीएम को यानी वर्किंग मेमोरी के बारे में बात करेंगे, शॉर्ट टर्म मेमोरी के बारे में बात करेंगे और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है टॉपिक 7, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें हम देखते हैं वो जनरल स्ट्रेटजीज जो ह्यूमन माइंड यूज़ कर रहे हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, वो क्या क्या हैं। तो हमें इस लाइन से पता चला कि ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमन माइंड जो होता है वो इनकोड करता है, स्टोर करता है, रिट्राइव करता है इंफॉर्मेशन को, देन उसे इंडिपेंडेंटली डिस्क्राइब कर रहा होता है एक लैंग्वेज के अंदर। वर्किंग मेमोरी जो होती है ये टेम्पररी प्लेस हमें प्रोवाइड करती है किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अब ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये रेलेवेंट होती है ऑन गोइंग कोग्निटिव टास्क के। इसे हम फर्दर 3 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। याद रखिएगा इसके 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से थे। फर्स्ट है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सेकंड है फोनोलॉजिकल लूप एंड थर्ड वन विजुअल स्पेटल स्केच पैड। नेक्स्ट हमें बताते हैं कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है उसे डिवाइड किया जाता है सिमेंटिक मेमोरी और एपिसोडिक मेमोरी के अंदर, यानी सिमेंटिक और एपिसोडिक मेमोरी के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम डिवाइड कर देते हैं। क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और नाम बताएं। तो आप लिखेंगे कि इसे हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। फर्स्ट है सिमेंटिक, सेकेंड है एपिसोडिक। सिमेंटिक मेमोरी जो होता है ये होल्ड करता है जनरल नॉलेज। याद रखिएगा सिमेंटिक मेमोरी जो होता है ये जनरल नॉलेज को होल्ड कर रहा होता है। दूसरी तरफ एपिसोडिक मेमोरी जो होता है ना वो स्टोर करता है हमारे एक्सपीरियंस को। ये अब एक्सपीरियंस हमारे पर्सनल पर्सपेक्टिव के लिहाज से लिए जाते हैं। स्टडीज से हमें पता चला कि जो इंडिविजुअल होता है उसके अगर उसमें ना वेरियस फॉर्म होती हैं, मतलब इसमें ब्रेन अगर डैमेज हो जाता है तो ये मेमोरी सिस्टम जो होता है इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब जो कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया जाता है ना इस फ्रेमवर्क को लेकर, जिसमें हम समझते हैं कि लैंग्वेज प्रोसेस कैसे करती है। नेक्स्ट हमें जाके बताते हैं कि जनरली एग्री हम कर सकते हैं कि जब इनकोड हो होता है, स्टोर हो होती है, रिट्राइव हो रही होती है इन्फॉर्मेशन, तो वो लिंग्विस्टिक इन्फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर स्केच बने होते हैं। एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है जिसको हम एड्रेस कहते हैं। टॉपिक 8 हमारे पास आ जाता है वर्किंग मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। वर्किंग मेमोरी है क्या? वर्किंग मेमोरी जो होती है ये सिंपल होल्ड करती है 7 यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन को। जब हम बात करते हैं कि 7 यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम 7 यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर हम 7 वर्ड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे आसपास अगर हम देखें ना तो सेंटेंस जो होते हैं वो 7 वर्ड से ज़्यादा लंबे होते हैं, यानी लॉन्गर होते हैं इससे। तो अब इसे कैसे डील किया जाए? तो इसके लिए 7 वर्ड से ज़्यादा हम कैसे किसी बात को स्टोर कर सकते हैं वर्किंग मेमोरी के अंदर? तो इसके लिए वो यूज़ करती है चंक्स को। याद रखें इस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं चंक्स। अब चंक्स जो होते हैं उन वर्ड्स के होते हैं और इन्हें ग्रामेटिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के तौर पे लिया जाता है, लाइक नाउन्स हो गए, वर्ब्स हो गए, फ्रेजेस हो गए। तो इस तरह हुआ क्या कि स्टोरेज बर्डन जो होता है ना वो कम हो गया। इसमें हम 2 या 3 कॉन्स्टेंट ले रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है इसे डिफाइन किया जाता है मेमोरी स्ट्रक्चर के तौर पर, जो कि परमानेंट नॉलेज को होल्ड करती है। शॉर्ट में हमने देखा कि वो टेम्परेरी नॉलेज को होल्ड कर रही होती है और वो 7 यूनिट्स इंफॉर्मेशन होल्ड करती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होती है ये परमानेंट इंफॉर्मेशन को होल्ड कर रही होती है। टल्विंग जो थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि हम जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 2 एस्पेक्ट्स लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो है एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी। अगर हम ओरिजिनल फॉर्मुलेशन देखें ना एपिसोडिक मेमोरी की, तो वो डील करता है पर्सनली एक्सपीरियंस फैक्ट्स को, और सिमेंटिक मेमोरी जो होता है वो जनरल फैक्ट्स को डील कर रहा होता है। अब इसकी एक एग्जांपल यहाँ पे ये दी गई थी कि जो जॉन वाइस बूथ हैं वो मतलब जॉन वाइस बूथ किल्ड इब्राहम लिंकन। अब ये एक फैक्ट था जो कि हमारे सिमेंटिक मेमोरी के अंदर सेव हो गया। इसी तरह अगर हम किसी और चीज़ को रिमेंबर करना चाहें तो वो हम उसके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। टॉपिक 9 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन वाइज।
सेंट्रल इशू इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सीरियल प्रोसेसिंग क्या है। सीरियल प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम 1 बाय 1 स्टेप्स कंप्लीट करते हैं। जब एक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हम दूसरे को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रोसेसिंग के अंदर हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं, डिफरेंट टास्क कर होते हैं एट द सेम टाइम। और पहले डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग जो होता है ये एक प्रॉब्लम को पहले प्रोसेस के साथ डील करता है। अब जो प्रोसेस होता है वो ऑपरेट करता है सिमिल्टेनियसली, लेकिन याद रखें कि इंडिपेंडेंटली होता है एक दूसरे के, यानी ईच अदर। अगर हम पहले डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को देखें तो हमारे पास आता है कि कॉग्निटिव प्रोसेस ऑपरेट होता है एट सेम टाइम और साथ ही उसके कनेक्शंस बन रहे होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस कर होते हैं फाइनल आउटकम को। फिर आपके पास आता है जी बॉटम अप प्रोसेसिंग। ये लोएस्ट लेवल से हम हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। लोअर लेवल प्रोसेसिंग क्या है? लोअर लेवल प्रोसेसिंग जो है वो एक ऐसे प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऑपरेट करते हैं विदाउट इन्फ्लुएंस फ्रॉम द हायर लेवल। हम हायर लेवल के इन्फ्लुएंस के बगैर इसको प्रोसेस कर रहे होते हैं। टॉप डाउन प्रोसेसिंग क्या है? टॉप डाउन प्रोसेसिंग मॉडल जो होता है ये आप इसे कह सकते हो कि कंट्रास्ट होता है। इसमें स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है वो हाई लेवल में हायर लेवल में मौजूद होती है, इन्फ्लुएंस करती है प्रोसेसिंग को जब वो लोअर लेवल पे आ जाता है। इसके बाद ही हमारे पास एग्जाम्पल थी, एग्जाम्पल आपके पेपर में नहीं आती। इसके बाद टॉपिक 11 आपके पास आता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसिंग सिस्टम। सबसे पहले हम इनपुट देखते हैं। अब इनपुट में होता क्या है? अब जो ब्रेन होता है वो एक्सपोज करता है स्टिमुलस के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर वो किसी खास पॉइंट को एनालाइज करेगा, उसे एवुलेट करेगा। अब उस पॉइंट में क्या मौजूद होगा? इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। फॉर एग्जांपल जो ऑनलाइन लर्नर होता है वो रीड करता है पैसेज को, फिर डिटरमिन करता है कि कौन सा वर्ड है जिसे रिमेंबर रखना है। स्टेज 2 स्टोरेज, जिसमें हमारा ब्रेन जो होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर कर होता है फॉर लेटर यूज। इसमें हम ऐड कर सकते हैं मेंटल स्कीमा को और उसके पूरे प्रोसेस के इनकोडिंग, यानी इनकोडिंग का पूरा प्रोसेस इसमें लेके आ सकते हैं। स्टेज 3 हमारे पास आती है आउटपुट। अब यहाँ पे ब्रेन जो होता है वो डिसाइड करता है कि क्या चलना है, कौन सी इंफॉर्मेशन दी जानी है और किस स्टिमुलस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल जब आप रीड करते हो किसी भी पैसेज को, जो इंडिविजुअल होता है वो इंफॉर्मेशन यूज़ करता है कि उसने उसका जो इंफॉर्मेशन ली थी उससे वो कैसे अपने चैलेंजेस को फेस कर सकता है या उससे ओवरकम कर सकता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट किया करें। लेसन नंबर 3 हम जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। टॉपिक 13 में हमारे पास आता है परसेप्शन ऑफ लैंग्वेज। जब हम परसेप्शन की बात करते हैं तो हमारे सामने लैंग्वेज को लेते हुए स्पीच आता है, यानी स्पीच परसेप्शन। स्पीच परसेप्शन एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर इनिशिएट प्रिपरेशन हो रही होती है, यानी नेचर को देखा जा रहा होता है, और सेंसिटिविटी टू एक्सपीरियंस देखा जा रहा होता है, यानी न्यूचर्स को, जिसके हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं इन्फिनिट की एबिलिटीज़ को कि उसने परसीव कैसे किया और उसे कैसे उसने बोला। सिंपल अल्फाज में कहें तो स्पीच परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एक इन्फिनिट जो होता है वो बोलने के तरीके को सीखता है। जब हमने रिसर्च देखी तो रिसर्च से हमें पता चला कि जो एक्विस्टिक्स होते हैं स्पीच के, अब एक्विस्टिक क्या हैं? वोकल ट्रैक के अंदर से इंसान जब मतलब वो जब बोलता है, जो अल्फाज जो टोन निकलती है ना उसके वोकल ट्रैक से, उसे हम कहते हैं कि ये एक्विस्टिक ऑफ स्पीच है। अब ये जो पूरी चीज़ होती है ये डेमोन्स्ट्रेट करती है कि हम हमारा गेस्चर क्या है। जब हम बात कर रहे होते हैं ना, साउंड मतलब कोई भी चीज़ बोल रहे होते हैं तो हम जो साउंड प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमें पता चलता है सामने वाले को, कि लिसनर को, कि जो उसकी साउंड यूनिट है उसमें क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं, वो आया खुश है, गुस्से में है, सारा प्रोसेस उससे समझ आ जाती है। NLM स्टैंड फॉर, ये आपके पास MCQs बहुत ज़्यादा है, वो था नेटिव लैंग्वेज मैग्नेट। NLM क्या है? वो है नेटिव लैंग्वेज मैग्नेट। टॉपिक 14 है स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच। जब हम बात करते हैं स्पीच परसेप्शंस की तो हमें पता चला कि स्पीच परसेप्शन जो है वो सिंपल इनफ है।
लिसनर जो है वो अफेक्ट हो रहा है, वो कैटेगराइज कर सकता है साउंड को सुनकर, उसे पता चल जाता है कि साउंड की कौन सी लेवल पे वो साउंड चल रही है या वो लैंग्वेज किस क्लास पे आ रही है। इनफैक्ट जो टास्क दिया जाता है जिसमें हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम्प्लेक्स वन यूज़ करते हैं, उसमें दो मेजर रीजंस यूज़ की जाती हैं। पहली रीज़न जो होती है उसमें एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात किया जाता है कि वो किस तरह इन्फ्लुएंस करता है स्पीच सिग्नल को। अगर नॉर्मल लिसनिंग कंडीशंस हैं तो स्पीच जो है जो हम सुन रहे हैं वो कम्पीट करेगी हमारे स्टिमुलर को, जिसके अंदर लिमिटेड प्रोसेसिंग कैपेसिटी पाई जाती है। और अगर ऑडिटरी मतलब हमारे पास जो सेकंड टाइप थी वो ऑडिटरी सिग्नल थी। फर्स्ट हमने एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात की, सेकंड हम बात कर रहे हैं ऑडिटरी सिग्नल की। इसमें कन्वर्सेशन जो होती है वो रूम के अंदर हो रही होती है, कोई स्नीज कर रहा है, कोई बर्पिंग कर रहा है, आप उसे कह सकते हो कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं ना, इंटरफेयर कर रहे हैं। फिजिलिटी ऑफ स्पीच सिग्नल, तो जो आपके पास इंटरप्ट आ रहा है आपको सही से समझ नहीं आ रहा। टॉपिक 16 है मोटर थ्योरी ऑफ स्पीच परसेप्शन। लिबरमैन और उसके कुलीग्स जो थे इन्होंने डेवलप किया था इस थ्योरी को, जिसके अंदर स्पीच परसेप्शन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि स्पीच परसेप्शन जो है वो बेस करती है नोशंस पर, और परसेप्शन प्रोसीड करती है रेफरेंस टू प्रोडक्शन के। लिसनर जो होते हैं वो इम्प्लिसिट करते हैं आर्टिकुलरी नॉलेज को। अब आर्टिकुलरी नॉलेज जो होती है ये नॉलेज अबाउट हाउ साउंड आर प्रोड्यूस। आर्टिकुलरी नॉलेज क्या है? ये नॉलेज है नॉलेज अबाउट हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस एज एन एड इन परसेप्शन। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है कि एरियाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज परसेप्शन एंड प्रोडक्शन आर डिस्टेंट एंड सेपरेट। अब इस लाइन में हमें बताया गया था जो एरिया जिनकी वजह से लैंग्वेज परसेप्शन डेवलप हो रही होती है या प्रोड्यूस हो रही होती है वो डिस्टेंट होते हैं और वो सेपरेट होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू मोटर थ्योरी था, जिसमें हमें क्लोजर बताया गया था कि ये न्यूरोलॉजिकल लिंक्स रखते हैं हर फंक्शन के साथ। ऑजिमैन प्रोवाइड सम सपोर्ट फॉर दिस आइडिया। अब इस आइडिया को मजीद सपोर्ट प्रोवाइड की थी ऑजिमैन ने। टॉपिक 17 आपके पास आता है परसेप्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस स्पीच। जब हम कॉन्टिन्यूस स्पीच की बात करते हैं तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि ये इंडिकेट कर रहा है हर उस रिकग्निशन, हर उस वर्ड को जो रिकग्नाइज किया गया, जिसने इन्फ्लुएंस किया प्रोसोडिक फैक्टर्स पर। प्रोसोडिक फैक्टर्स क्या हैं? स्ट्रेस और इंटरनेशनल पैटर्न्स। अब अगर हम एडिशन में देखें ना तो हमें पता चला कि जो कॉन्टिन्यूस इंटरप्ले है वो बॉटम अप एंड टॉप डाउन फैक्टर है। टॉपिक 18 है आपके पास परसेप्शन ऑफ रिटन लैंग्वेज। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, कहानी में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जो पुराने हो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप कर दो। और कहानी में मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना किया करो, आप लोग बहुत ज़्यादा डाउनलोड देखो, ऑनलाइन देखा करो, हार्डली 15 मिनट्स की वीडियोज़ होती हैं। रिटन लैंग्वेज जो होती है उसे प्रोसीड किया जाता है 3 लेवल पर। क्या देखिएगा, रिटन लैंग्वेज जो होती है उसे 3 लेवल्स पे प्रोसीड किया जाता है। फर्स्ट है फ्यूचर लेवल, सेकंड है लेटर लेवल और थर्ड वन इज वर्ड लेवल। अगर हम फ्यूचर लेवल की बात करते हैं तो इसमें स्टिमुलस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है फिजिकल फीचर्स को जो कंप्राइज करते हैं किसी भी लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स को। अगर इन फॉर इंस्टेंस हम बात करें तो लेटर के, इसमें हम वर्टिकल लाइंस यूज़ करते हैं। एक वर्टिकल लाइन यूज़ हो रही होती है और 2 डायगोनल लाइंस यूज़ हो रही होती हैं। आर को जो हम कोड करते हैं वो वर्टिकल लाइंस हो रही होती हैं, जिसमें डायगोनल लाइन भी होती है और कर्व पोर्शन भी पाया जाता है। इस तरह जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास फ्यूचर लेवल चल रहा होता है। अगर हम इसमें बात करते हैं लेटर लेवल की तो हमारे पास आया, और मैं इसे हाईलाइट किया था लेकिन ये हो गया थोड़ा। लेटर लेवल जो होता है उसमें विजुअल स्टिमुलस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्टली, कि वो आइडेंटिफाई कर देता है हर चीज़ को, उसके फिजिकल मैनिफेस्टेशंस को लेकर वो उसे आइडेंटिफाई कर देता है। अब जैसे स्टिमुलस जो है जिसमें एक वर्ड यूज हो रहा होता है एफ। अब रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज टाइप राइट और हैंड रिटन, तो वो सिंपल हमें दिखाएगा कि ये एफ है, वो इसकी लॉजिक पे नहीं जाएगा। जब हम बात करते हैं वर्ड लेवल की तो इसमें हम प्रोसेसिंग को देखते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि जो फीचर्स होते हैं वो मतलब किसी भी एरे के जो फीचर्स होते हैं या लेटर को रिकग्नाइज किया जाता है वो फेमिलियर वर्ड के तौर पर लिया जाता है।
जैसे ही वर्ड रिकग्नाइज हुआ तो उसके मुँह से प्रॉपर्टीज हमारे सामने आ गई, उसे किस तरह स्पेल करना है, उसे किस तरह प्रोनाउंस करना है, उसकी मीनिंग्स क्या हैं, हर चीज़ हमें समझ आ गई। तो ये था जी लेसन नंबर 3। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।